बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10। जी, चैप्टर नंबर 10 जो है बायोकेमिस्ट्री, उस पे हम आ गए हैं। उसका पार्ट 1 जो है वो करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। बायोकेमिस्ट्री। आगे बढ़ने से पहले मेरी एक नसीहत सुन लीजिए। अगर आप पूरी बायोकेमिस्ट्री को समझना चाहते हैं ना, बायोकेमिस्ट्री क्या है, आपके लिए इतनी मुसीबत जो बनी हुई है ना, ये आप एक चीज़ पे अगर गौर कर लें, पूरी की पूरी बायोकेमिस्ट्री सिर्फ इस एक वर्ड पे के गिर्द घूमती है, जिसको हम कहते हैं यूनिट। यूनिट जी, ये 4 लेटर का वर्ड जो है ना, ये पूरी की पूरी बायोकेमिस्ट्री की बुनियाद है। अगर ये वर्ड आपको समझ में आ गया तो आपको बायोकेमिस्ट्री समझ में आ गई, यकीन करें आप। और अगर ये वर्ड आपको समझ में नहीं आया ना, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई खला रह जाएगा। आप बोलेंगे समझ तो गए, लेकिन यार पूरे तरीके से फील नहीं हो रहा है। आसान सी मिसाल दे के समझाऊँ, अगर मैं कहूँ कि भाई ये मार्कर है और इससे हम बोर्ड पे लिखते हैं, आप में से कोई जो ये वीडियो देख रहा है कहेगा सर 100% आपकी बात ये समझ में आ गई कि ये मार्कर है, हम इससे बोर्ड पे लिखते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये 100% आपको बात समझ में आ गई। बिल्कुल इसी तरह अगर आपको बायोकेमिस्ट्री को 100% समझना है ना, तो इस एक वर्ड को देख लीजिए, ठीक है? तो इस पे बात हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बुनियादी चीज़ें आप समझ लीजिए। मैं हमेशा इस पे बात अभी आगे करेंगे, ठीक है? मैं हमेशा एक बात समझाता हूँ बच्चों को कि फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, कोई भी सब्जेक्ट है भाई, आपकी इस अर्थ से बाहर नहीं है। ये जो आपकी अर्थ है ना, इससे बाहर नहीं है। अर्थ से बाहर जो है ना, हमारी यूनिवर्स है। अर्थ भी यूनिवर्स का ही हिस्सा है, ठीक है? बहरहाल हम ज़मीन, इंसान ज़मीन पर आबाद है ना, तो हम इसी से रिलेटेड होगा कोई भी साइंस सब्जेक्ट होगा। अब इस पे हमारी अर्थ पे है क्या, इसको समझ लीजिए। दो किस्म की चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तीसरी कोई कैटेगरी नहीं है, पहले बात जहन में रखिएगा। तो हो ही नहीं सकता केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स जो है या तो लिविंग थिंग्स से मुताल्लिक है या नॉन लिविंग थिंग्स से मुताल्लिक है, ये बात तय है। क्योंकि तीसरी तो कोई चीज़ है ही नहीं ना भाई। आप ज़मीन के ऊपर देख लें, ज़मीन के नीचे देख लें, समंदरों के अंदर चले जाएं या आप हवा में चले जाएं, आपको इन्हीं चीज़ों से वास्ता पड़ेगा। या तो लिविंग थिंग्स होंगी, जानदार चीज़ें, या फिर बेजान चीज़ें। यहाँ तक समझ में आ गई बात आपको? अब आगे चलते हैं। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स सब की सब बनती किससे हैं? एटम्स से मिलके बनती हैं। एटम्स से मिलके बनती हैं। अब यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ नॉन लिविंग थिंग्स किससे मिलके बनती हैं, तो आप बोलते हैं एटम्स से मिलके बनती हैं। जब मैं कहता हूँ कि लिविंग थिंग्स जो है वो किससे मिलके बनती हैं, तो फिर आप अटक जाते हैं। आप बोलते हैं सर लिविंग थिंग्स जो हैं वो सेल्स से मिलके बनती हैं। सेल्स से मिलके बनती हैं। सेल्स आगे किससे मिलके बनते हैं भाई? सेल भी फाइनली जाके एटम्स से ही मिलके बनते हैं, ठीक है? तो ये बात आपको समझ में आ गई कि घूम फिर के अगर हम बात करें लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स की, आपको एटम्स तक ही पहुंचना पड़ेगा। नॉन लिविंग थिंग्स में डायरेक्टली आप एटम्स से वास्ता पड़ता है, लिविंग थिंग्स में आपका वास्ता सेल्स से पड़ता है। और सेल्स को अंदर से देखते हैं, सेल्स किससे मिलके बने हुए हैं? वो भी फाइनली एटम्स से ही मिलके बने हुए हैं। ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात आप यहाँ पर समझ लीजिए। दूसरी बात जो यहाँ पर समझने की है वो ये है कि एटम्स से मिलके सारी की सारी चीज़ें तो बनी हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है इसके अंदर। लेकिन कुछ चीज़ों में, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कुछ चीज़ों के अंदर एटम्स जो हैं वो उन्होंने ग्रुप बनाए हुए हैं, और कुछ चीज़ों के अंदर ग्रुप नहीं है, नो ग्रुप। ये ग्रुप ऑफ एटम जो है इसी को हम कहते हैं मॉलिक्यूल। नो ग्रुप से मतलब ये है कि मॉलिक्यूल नहीं होगा इसके अंदर। इस पर मज़ीद बात की जा सकती है, लेकिन मैं आपको इतनी गहराई में अभी फ़िलहाल नहीं लेके जाना चाहता। फार्मूला यूनिट भी आ जाता है और ये भी। बहरहाल
तो आसान करके चलते हैं, टू द पॉइंट। तो लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं? फाइनली एटम्स से ही मिलके बनी है। कुछ लिविंग थिंग्स या कुछ नॉन लिविंग थिंग्स ऐसी हैं जिसके अंदर एटम्स ने कोई ग्रुपिंग नहीं की हुई, ठीक है। और कुछ लिविंग थिंग्स और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स ऐसी हैं जिनके अंदर एटम्स ने ग्रुप बनाए हुए हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल की आसान सी डेफिनेशन यही है। अब एक और चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए, तीसरी, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये देखिए, ये एक ट्रक है, ये दूसरा ट्रक है, ये एप्पल्स हैं बहुत सारे आपके पास। आपसे कहा जाता है भाई इन ट्रकों में आपने एप्पल्स भरने हैं, यहाँ पर एप्पल्स का ढेर लगा हुआ है बाहर, इनमें एप्पल्स भरने हैं आपने। अब आप क्या करेंगे? आप एप्पल्स उठाएंगे, इसमें भरना शुरू कर देंगे, ठीक है, इस वाले ट्रक में। ये ट्रक ए जो है, ये ट्रक बी जो है, इसके अंदर आप एप्पल्स ऐसे ही नहीं भरेंगे, बल्कि आप बॉक्सेस बनवाएंगे, बॉक्सेस। और एक बॉक्स के अंदर 6 ही सिर्फ एप्पल आ सकते हैं, इससे ज़्यादा आ नहीं सकते। आपने बहुत सारे बॉक्सेस बनवाए, एक बॉक्स में कितने एप्पल आ सकते हैं? 6, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। आपने 6 एप्पल्स जो हैं बॉक्सेस में भरे। अब इन बॉक्सेस को उठा के आपने इस ट्रक में लोड कर दिया। समझ में आ गई बात? सारे बॉक्सेस आपने इस ट्रक में लोड कर दिए। अब आपसे कोई पूछता है भाई इस ट्रक में क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? एप्पल्स हैं। आपसे कोई पूछता है इस ट्रक में क्या है, आप क्या बोलेंगे? इसमें भी एप्पल्स हैं, है ना। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें एप्पल्स भरे हुए हैं, जबकि इसमें एप्पल्स जो हैं वो भरे हुए तो हैं, लेकिन ग्रुप की शक्ल में भरे हुए हैं, ग्रुप की शक्ल में भरे हुए हैं। ये है वो मिसाल जो कि मैं आपको देना चाह रहा था कि लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं। कुछ लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स ऐसी हैं जिनके अंदर ये बने तो एटम्स से ही हैं, लेकिन कुछ के अंदर आपको एटम्स जो हैं वो ग्रुप्स की शक्ल में नज़र आएंगे, कुछ में आपको एटम्स जो हैं वो ग्रुप की शक्ल में नज़र नहीं आएंगे। या दूसरे लफ्ज़ों में, कुछ में आपको मॉलिक्यूल्स नज़र आएंगे, कुछ में आपको मॉलिक्यूल्स नज़र नहीं आएंगे। हो गई ये तय बात। ये रहा मॉलिक्यूल, जिसमें एप्पल्स जो हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं। बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है ये मॉलिक्यूल को समझने के लिए। इस मिसाल को याद रखिएगा। ये वो ट्रक है जिसमें एप्पल्स भरे हुए हैं, ये वो ट्रक है जिसके अंदर एप्पल्स हैं, लेकिन बॉक्सेस की सूरत में, और हर बॉक्स में 6 ही सिर्फ एप्पल आ सकते हैं। अभी यूनिट वाला कॉन्सेप्ट रहता है। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब आगे चलते हैं। ये मॉलिक्यूल जो हैं, ये मॉलिक्यूल जो हैं, ये 2 तरह के मॉलिक्यूल होते हैं। ये 2 तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल और बिग मॉलिक्यूल। ये बिग मॉलिक्यूल जो है ये कैसे होते हैं? क्या साइज़ में बहुत बड़े होते हैं? नहीं, चेन की शक्ल में होते हैं। चेन लंबी सी चेन होती है, चेन की शक्ल में लंबी सी चेन हो। ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं, मॉलिक्यूल्स की 2 कैटेगरी बता रहा हूँ आपको, हैं दोनों मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल, नोट करते जाइएगा, स्मॉल मॉलिक्यूल और बिग मॉलिक्यूल। ये जो बिग मॉलिक्यूल हैं, बड़े मॉलिक्यूल हैं, ये चेन्स की शक्ल में है, ठीक है। और चेन्स जो हैं, आपने बकरा ईद पे या ईद उल अज़हा पे आपने देखा होगा जानवरों को बांधते हैं, चेन से बांधते हैं ना, तो चेन के अंदर ऐसे लिंक्स बने हुए होते हैं, ऐसे लिंक्स बने हुए होते हैं, यूँ, जिनको हम कड़ियाँ कहते हैं। तो आपको अगर बहुत सारी लूज़ कड़ियाँ मिल जाएं, ढेर सारी मैं आपको कड़ियाँ दे दूँ, लूज़ लिंक्स ऐसे दे दूँ, आपसे बोलूँ कि भाई चेन को बड़ा करते जाओ, तो आपके लिए कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये आपने लिंक्स उठाए, यहाँ पर इसके साथ अटकाने शुरू कर दिए, ठीक है। यहाँ हुक होते हैं, हुक के ज़रिए लगाने शुरू कर दिए। ये लिंक आ गया, ये भी लिंक आ गया, ये भी लिंक आ गया। लिंक मतलब ये कड़ियाँ। अब कितनी बड़ी आप चेन बना सकते हैं? बन सकती है ना, बहुत बड़ी चेन बन सकती है। ले जाएं इसको खींच के, जितना बड़ा करना है। ये जो चेन आपको नज़र आ रही है, ये क्या है? ये बड़ा मॉलिक्यूल है। और ये छोटे छोटे से जो आपको लिंक नज़र आ रहे हैं, ये क्या हैं? ये स्मॉल मॉलिक्यूल। ये क्या है? ये स्मॉल मॉलिक्यूल। अब जो मैं यूनिट की आपको बात समझा रहा था ना, कि आप यूनिट ज़रा इस वर्ड को समझ लीजिए। यूनिट किसको कहते हैं उसको भी अब यहाँ ध्यान लगा लीजिए। यूनिट का मतलब होता है सेम बट इन बल्क। आसान सा, मैंने टू द पॉइंट अपनी तरफ से ये डेफिनेशन यूनिट की बना दी है। सेम बट इन बल्क। एक दीवार को ले लें, एक दीवार को,
इस दीवार का यूनिट क्या है? यहाँ पर एक और वर्ड का इजाफा कर लें, स्मॉल। स्मॉल एंड सेम बट इन बल्क। स्मॉल का मतलब छोटा, सेम का मतलब एक जैसा, बल्क का मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में। ये दीवार किससे बनी है? ईंटों से बनी है। ईंटों से बनी है ना, ईंटें 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 ईंटें। तो ईंटें सारी की सारी एक ही जैसी हैं, एक ही क्वालिटी की हैं, एक ही साइज़ की हैं। तो वो छोटी छोटी चीज़ें जो कि एक ही जैसी शक्ल की हों, एक ही जैसी क्वालिटी की हों, एक ही जैसी साइज़ की हों, उनको जब आप जोड़ दें आपस में तो उसको हम यूनिट कहते हैं। पक्का ज़हन नशीन कर लीजिएगा। बायोकेमिस्ट्री समझना ना, यूनिट को समझ लीजिए। क्या कहा मैंने? यूनिट किसको कहते हैं? वो छोटी छोटी चीज़ें जो कि एक ही जैसी हों, एक ही साइज़ की हों, एक ही नस्ल की हों, एक ही क्वालिटी की हों। जब उन छोटी छोटी चीज़ों को आप यकजा करेंगे, एक जगह इकट्ठा करेंगे, उससे बड़ी कोई चीज़ बनाएंगे, जैसे कि ये दीवार बन गई, आपसे पूछा जाएगा भाई इस दीवार का यूनिट क्या है? आप बोलेंगे ब्रिक है, ईंट है। सारी ईंटें एक ही साइज़ की हैं, एक ही क्वालिटी की हैं, एक ही नस्ल की हैं, सारी की सारी। तो इस दीवार का यूनिट क्या हो गया? ब्रिक हो गया। स्मॉल भी है, सेम भी है, बल्क बहुत ज़्यादा तादाद में भी। समझ में आ रही है बात आपको? अब यहाँ पर आ जाइए, दोबारा वही लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग सब एटम्स से मिलके बने हैं। कुछ लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग्स में एटम्स ने ग्रुप बनाए हुए हैं, कुछ में नहीं बनाए हुए, जिनको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। ये मॉलिक्यूल मैंने बताया कि दो कैटेगरी के हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं और बिग मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, इनको चेन कहते हैं। इस तरह की ये जो चेन होती है, जिस तरह के ये लिंक्स लगे हुए हैं, ये कड़ियाँ लगी हुई हैं। और एक चेन जो है जिससे आप किसी एनिमल को बांध रहे हैं, गाय भैंस बकरी वगैरह, उसको बांध रहे हैं उस चेन से, तो उस चेन के अंदर जितने लिंक्स हैं सब के सब देखें एक ही साइज़ के हैं। अब देखिएगा, देखें अभी बनेगा, सब के सब लिंक्स जो हैं वो एक ही साइज़ के हैं, एक ही क्वालिटी के हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक लिंक जो है वो किसी दूसरे मेटल का बना हुआ है तो वो दूसरे मेटल का बना हुआ है, नहीं, एक ही तरह के हैं, एक ही शेप के हैं, एक ही साइज़ के हैं, एक ही खसूसियत के सारे लिंक्स हैं। आपने इनको जोड़ दिया और लंबी सी आपने ये चेन बना ली। तो ये लिंक्स क्या कहलाएंगे? ये लिंक्स कहलाएंगे यूनिट। यूनिट। और ये जो बड़े मॉलिक्यूल हैं जिनको मैं चेन कह रहा हूँ, तो ये बड़े मॉलिक्यूल्स की चेन छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। डिपेंड करता है इन बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं इनके लिंक्स के ऊपर। तो ये जो हैं छोटे मॉलिक्यूल्स किसका काम करेंगे? लिंक्स का काम करेंगे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह यहाँ पर ये कड़ियाँ हैं ना, जिस तरह ये लिंक्स हैं, इससे ये चेन बन रही है, बिल्कुल इसी तरह ये बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, ठीक है, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलके बनते हैं। और वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बिल्कुल इन लिंक्स की तरह, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक ही नस्ल के होते हैं, एक ही शेप के होते हैं, एक ही क्वालिटी के होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी एक ही जैसी होती हैं। जिस तरह ये दीवार के अंदर आपने ब्रिक्स देखी हैं, देखिए ना, तो आप बायोकेमिस्ट्री के अंदर क्या स्टडी करने जा रहे हैं? आप बायोमोलिक्यूल्स, आप बायोकेमिस्ट्री के अंदर सिर्फ आप इन्हीं बिग मॉलिक्यूल्स को जो कि चेन की शक्ल में हैं, बिग मॉलिक्यूल्स को जो कि चेन की शक्ल में, इनको स्टडी करने जा रहे हैं, और स्मॉल मॉलिक्यूल्स को जो कि इन बिग मॉलिक्यूल्स को बनाने वाले हैं, उनको स्टडी करने जा रहे हैं। और ये जो बिग मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम जो है वो, इनको हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो का मतलब है बड़ा, बड़े मॉलिक्यूल्स। किस शक्ल में होंगे ये बिग मॉलिक्यूल्स? चेन की शक्ल में होंगे। और उनमें जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स लगे होंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, उनको हम क्या कहेंगे? हम उनको हम कहेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है भाई। इन्हीं का एक और नाम भी होगा, इन्हीं मैक्रो मॉलिक्यूल्स का एक और नाम भी है, इनको हम पॉलीमर भी कहते हैं, पॉलीमर। और ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अलावा हम मोनोमर्स भी कहते हैं, मोनोमर्स। समझ में आ गई बात आपको? तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर यही है भाई। बायोकेमिस्ट्री के अंदर आप
बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो कि चेन की शक्ल में हैं उनको स्टडी कर रहे हैं, और उन बड़े मॉलिक्यूल्स को बनाने वाले छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो कि उनके यूनिट हैं, आप उनको स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं, जिनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल कह रहे हैं या पॉलीमर कह रहे हैं, ये हैं कहाँ पर, ये हैं कहाँ पर? क्या ये नॉन लिविंग थिंग्स में? नहीं भाई, नॉन लिविंग थिंग्स का यहाँ चक्कर ही नहीं है। नॉन लिविंग थिंग्स का यहाँ पे चक्कर ही नहीं है, बेजान चीज़ों का चक्कर ही नहीं है। ये लिविंग थिंग्स से मुताल्लिक है, जानदार चीज़ों से मुताल्लिक है, पहली बात। ठीक है, और या वो चीज़ें जो कि जानदार चीज़ों से हासिल की जाती हैं, जैसे कि मिल्क है, जैसे कि मिल्क है, दूध किससे हासिल किया जा रहा है? जानदार चीज़ों से, भेड़ बकरियों से, भैंस से दूध हासिल किया जा रहा है। तो या तो जानदार चीज़ें लिविंग थिंग्स जो हैं उनके अंदर आपको ये पॉलीमर्स या मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं वो आपको मिलेंगे, या फिर जो है वो आपको जानदार चीज़ों से हासिल होने वाली चीज़ें जो हैं उनमें ये मैक्रोमोलिक्यूल्स आपको मिलेंगे। लेकिन बुनियादी कॉन्सेप्ट सारा यहाँ पर यही है। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे जिनकी माशाल्लाह ग्रिप अच्छी है, वो फ़ौरन बोलेंगे सर नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी तो पॉलीमर्स होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, है ना? आपके जहन में ये बात आ रही होगी। ठीक है भाई, अभी उसको थोड़ा सा नॉन लिविंग थिंग्स की तरफ नहीं जाते, अभी सिर्फ लिविंग थिंग्स की तरफ ही रहें। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई ये बात। अब इनको हमें ये भी पता चल गया है कि ये बिग मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स जिनको हम कह रहे हैं, ठीक है, ये कहाँ पर मौजूद हैं? सिर्फ लिविंग थिंग्स में मौजूद हैं या लिविंग थिंग्स से हासिल होने वाली चीज़ों में मौजूद हैं? लिविंग थिंग्स, जो बायो के बच्चे हैं उनको पता है कि लिविंग थिंग्स और बायो का मतलब क्या है? लाइफ। लिविंग थिंग्स में ज़िंदगी है ना, लाइफ, इसी को बायो कहा जाता है। इसी मुनासबत से इन मैक्रो मॉलिक्यूल्स को और माइक्रो मॉलिक्यूल्स को कलेक्टिवली बायो मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। बायो मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई, तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर आप किनको स्टडी करने जा रहे हैं? बायो मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, बायो मॉलिक्यूल्स कितनी कैटेगरी के हैं? लिविंग थिंग्स के अंदर 2 कैटेगरी के हैं। कौन कौन से? पॉलीमर और मोनोमर्स। पॉलीमर जो हैं वो बड़ी बड़ी चेन्स हैं, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, और उनको बनाने वाले छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मोनोमर्स हैं। ठीक है भाई, ये लिविंग थिंग्स के अलावा नॉन लिविंग थिंग्स में भी पाए जाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक है, लेकिन अभी वो हमारा टारगेट फ़िलहाल नहीं है। अब इससे आगे चलते हैं। अब लिविंग थिंग्स की ज़रा आप कैटेगरी और यूनिट का कॉन्सेप्ट भी आपने समझ लिया। ये बात याद रखिएगा कि ये मोनोमर जो हैं सारे के सारे ये एक ही जैसे होंगे, एक ही जैसी शेप के, एक ही जैसे साइज़ के, सब कुछ एक ही जैसा होगा, जिसको हम यूनिट कहते हैं। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। क्या अब लिविंग थिंग्स की क्लासिफिकेशन कर लें। देखें, थोड़ी बहुत बायो आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप भले बायो के नहीं हैं ना, फिर भी आपको बायो थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, लेकिन इतनी ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे। आसान सी बायो, आसान सी बात है। आप पूरी हमारी अर्थ पे देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने अभी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, क्लासिफाई कर दिया लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। आप इनको कई तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। हमारी ज़मीन पर मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं, इनको और कई तरह से क्लासिफाई आप कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स की बुनियाद पर क्लासिफाई आपने कर लिया, इसके अलावा भी और दूसरी बुनियादों पर आप क्लासिफाई कर सकते हैं। बुनियाद से मतलब बेस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अब हम जो जितनी चीज़ें हैं हमारी ज़मीन पर, अब हम लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग नहीं देख रहे, बल्कि ऐसा करते हैं, अब हम ज़मीन पर जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, अब हम इनकी बात ही नहीं करते। बायोकेमिस्ट्री में डायरेक्टली आ गए, अब हम सिर्फ लिविंग थिंग्स की बात करते हैं। ये लिविंग थिंग्स 2 कैटेगरी की हैं। अब बायो के बच्चे बोल रहे होंगे सर 2 कैटेगरी की नहीं होते, है ना? वो तो बोले होंगे ये तो इसमें किंगडम मौजूद हैं, किंगडम प्लांटी भी है, किंगडम एनिमेलिया भी है, किंगडम फंजाई भी है, प्रोटोक्टिस्टा भी है, प्रोटिस्टा भी है ना? सब कुछ भाई उस तरफ अभी नहीं जा रहे हैं। प्रोकैरियोटा भी है, प्रोकैरियोटा, 5 किंगडम्स है ना। अब किंगडम्स की तरफ नहीं जा रहे, ठीक है ना? आसान सी
क्लासिफिकेशन और एक और कर लेते हैं। लिविंग थिंग्स वो हैं जो कि विजिबल हैं, जो कि आपको अपनी आँख से नज़र आ जाते हैं, ठीक है। गाय, भैंस, बकरी, पौधे, जानवर, मछलियाँ, परिंदे, ठीक है, फल, बागात, ये सब कुछ आपको अपनी आँख से नज़र आ जाते हैं। कीड़े मकोड़े, वर्म्स, ये विजिबल। एक वो कैटेगरी है जो इनविजिबल, इनविजिबल है, आपको अपनी आँख से नज़र नहीं आते। आपको किससे नज़र आते हैं? आपको माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं, माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं। बैक्टीरिया है, फंजाई की ऐसी कैटेगरी है, यीस्ट जिसको कहते हैं मिसाल के तौर पर, फंजाई की ये माइक्रोस्कोपिक कैटेगरी है, आपको अपनी आँख से नज़र नहीं आती, माइक्रोस्कोप से नज़र आती है। बैक्टीरिया हो गया फंजाई की माइक्रोस्कोपिक कैटेगरी। इसी तरह एलजी ऐसा भी है जो कि आपको अपनी आँख से नज़र नहीं आता, माइक्रोस्कोपिक एलजी भी है। 3 कैटेगरी हो गई। वायरस भी है, वायरस लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कैटेगरी के अंदर आ जाता। प्रोटोजोआ, एनिमल लाइक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो, ये 5 कैटेगरी मैंने आपको बता दी, और भी हैं इसके अलावा। तो ये क्या है, जितने लिविंग थिंग्स हैं सबको हमने अब किस बेस के ऊपर क्लासिफाई किया है कि भाई वो जो आपको अपनी आँख से नज़र आ जाते हैं और वो जो आपको अपनी आँख से नज़र नहीं आते। इन सब के अंदर वो जो आपको अपनी आँख से नज़र आते हैं, सारे प्लांट्स, सारे एनिमल्स, सारे फंजाई, ठीक है, और सारे एलजी जो माइक्रोस्कोपिक नहीं है, जो आपको अपनी आँख से नज़र आते हैं, ये सब के सब जो हैं वो किससे मिलके बने हैं? और ये इनविजिबल जो हैं सारे के सारे, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक, ये सब के सब ये किससे मिलके बने हैं? मेरा सवाल आपसे, आप यकीनन यही बोलेंगे एटम्स से मिलके बने सर। क्या बोलेंगे? एटम्स से मिलके बने। सही है बात आपकी, एटम से मिलके बने, क्योंकि अभी आपने समझ लिया है। लेकिन एक दूसरा बच्चा क्या बोलेगा जिसको केमिस्ट्री की इतनी सुध बुध नहीं है, वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा सर भले विजिबल हो या इनविजिबल हो, अगर लिविंग थिंग्स हैं तो वो सेल्स से ही मिलके बनेंगे, वो सेल्स से ही मिलके बनेंगे। फिर मैं आगे बात करूँगा भाई सेल्स के अंदर 3 बुनियादी चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी? सब में होंगी, चाहे वो एनिमल सेल है या प्लांट सेल है या फंजाई है, ठीक है। कौन कौन सी? सेल मेम्ब्रेन होगी सबसे पहले, CM, सेल मेम्ब्रेन। दूसरा हमारे पास क्या है? साइटोप्लाज्म है। तीसरा हमारे पास न्यूक्लियस है। अगर न्यूक्लियस नहीं भी है तो न्यूक्लियर मटेरियल है, जैसे कि बैक्टीरिया में होता है। तो बहरहाल ये 3 बुनियादी चीज़ें हर सेल के अंदर आपको नज़र आएंगी, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो विजिबल हैं या इनविजिबल हैं, सब के सब जो है वो सेल्स से मिलके बने, और सेल्स आगे सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से मिलके बने। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स से मिलके बनी है, नोट कर लीजिएगा, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। थोड़ा जूम करके देख लें, जगह कम है इसलिए मैंने छोटा करके लिखा है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स से मिलके सेल मेम्ब्रेन जो है वो आपकी बनी हुई होती है। साइटोप्लाज्म जो है ये भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स से मिलके बनता है, और न्यूक्लियस जो है ये भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स से मिलके बनता है। बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स कौन से वाले? जो अभी मैंने बताए हैं, बिग मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, पॉलीमर, लंबी लंबी चेन्स वाले। अभी उनका नाम नहीं बताया मैंने, क्योंकि उनके नाम तो आपको आते हैं, लेकिन ये डिटेल नहीं पता होगी। अब इस डिटेल की तरफ आते हैं। अब ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स से मिलके बने जब सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, और भी दूसरे मॉलिक्यूल्स से मिलके बने, सिर्फ मैक्रो से नहीं, माइक्रो भी हैं यहाँ पर अलग अलग, मैं उनकी तरफ अभी नहीं जा रहा। तो ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, इनको अगर देखें, इस मैक्रो मॉलिक्यूल, ये मैक्रो मॉलिक्यूल, तीनों किस्म के मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो कि सेल मेम्ब्रेन में मौजूद हैं, साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं, न्यूक्लियस में मौजूद हैं, तीनों के तीनों किससे मिलके बने होंगे? माइक्रो मॉलिक्यूल्स से, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, जिनको हम क्या कहते हैं? मोनोमर्स कहते हैं। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं? पॉलीमर, लंबी लंबी चेन। और ये सारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स किससे मिलके बने? एटम्स से, एटम्स से। पहुंच गए भाई, पहुंच गए वहाँ पे, यही बात थी ना। तो आपके पास लिविंग थिंग्स की अगर आप बात करते हैं कि आप बोलते हैं कि भाई एटम्स से मिलके लिविंग थिंग्स बने हैं, चाहे वो विजिबल हो या इनविजिबल हो, तो आपकी बात भी सही है।
अगर आप कहते हैं कि लिविंग थिंग्स चाहे विजिबल हो इनविजिबल हो सेल से मिलके बने, तो भाई आपकी भी बात सही है, थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो आप भी फिर एटम्स तक पहुंच जाएंगे। सेल्स क्योंकि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस ये मिलके बने हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स से, ये मिलके बने हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स से, और माइक्रोमोलिक्यूल्स आगे एटम्स से मिलके बने। ठीक है भाई, अब ये बहुत सारी बातें हो गई मैक्रोमोलिक्यूल्स की, मैक्रोमोलिक्यूल। ये जो मैक्रोमोलिक्यूल हैं ये बुनियादी तौर पर 3 कैटेगरी के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप जो देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद प्रोटीन, और उसके बाद लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, और भी कैटेगरी है, न्यूक्लिक एसिड भी है। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल न्यूक्लिक एसिड की हम बात नहीं करते, अभी सिर्फ इन 3 कैटेगरी। तो आपसे कोई पूछे कार्बोहाइड्रेट क्या है, आप बोलें भाई मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो लिविंग थिंग्स में मौजूद होते हैं। आपसे कोई पूछे प्रोटीन क्या है, आप बोले मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो कि लिविंग थिंग्स में मौजूद होते हैं। आपसे कोई पूछे लिपिड्स क्या है, आप बोलते हैं भाई ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो कि लिविंग थिंग्स में मौजूद होते हैं। तो अगर बायोकेमिस्ट्री का आपसे पूछा जाए, अब ज़रा बायोकेमिस्ट्री की तरफ अगर हम चलें, तो बायोकेमिस्ट्री आपसे पूछा जाए कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, तो इसकी आसान सी डेफिनेशन ये है कि बायोकेमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की ही एक ब्रांच है, केमिस्ट्री की ही एक ब्रांच है जिसके अंदर लिविंग बॉडीज़ जो हैं, चाहे वो एनिमल्स हों, प्लांट्स हों, फंजाई हो, प्रोकैरियोट्स हों, प्रोटिस्ट हों, ठीक है, सब के सब उनके अंदर मौजूद केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग बॉडीज़, केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग बॉडीज़। तो आसान सी बात है कि बायोकेमिस्ट्री में आप किसको स्टडी कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस को जो कि लिविंग बॉडीज़ में हो रहे हैं। अब ये केमिकल रिएक्शंस जो हैं लिविंग बॉडीज़ के अंदर हो रहे हैं, मैं भी लिविंग बॉडी हूँ भाई, मेरी बॉडी के अंदर भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। लेकिन ये केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है, प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग एंड मेकिंग मॉलिक्यूल्स। तो केमिकल रिएक्शन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप क्या हो रहा है, जिसके अंदर ब्रेक हो रहे हैं, टूट रहे हैं, एंड मेक हो रहे हैं, टूट भी रहे हैं, बन भी रहे हैं। क्या टूट रहे हैं, क्या बन रहे हैं, मॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल्स, यही कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स। और कार्बोहाइड्रेट भी लंबी लंबी चेन्स हैं, प्रोटीन्स भी लंबी लंबी चेन्स हैं, लिपिड्स भी लंबी लंबी चेन्स हैं। और अगर ये मैक्रोमोलिक्यूल हैं तो इसका माइक्रोमोलिक्यूल भी होगा कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन जो है इसका भी माइक्रोमोलिक्यूल होगा, और लिपिड जो है ये भी लंबी लंबी चेन्स हैं तो इनका भी माइक्रोमोलिक्यूल एग्जैक्टली होगा। तीनों के माइक्रोमोलिक्यूल्स होंगे लेकिन अलग अलग। ये कार्बोहाइड्रेट जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, लंबी लंबी चेन्स हैं, इनके जो है माइक्रोमोलिक्यूल्स उनको हम कहते हैं ग्लूकोज या मोनोसेक्राइड्स के लिए, मोनोसेक्राइड्स। अभी इसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट पे अगली वीडियो में तफसील से बात होगी, ठीक है, मोनोसेक्राइड्स। ठीक है भाई, तो ये मोनोसेक्राइड्स क्या हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, मोनोमर्स हैं, किसके, कार्बोहाइड्रेट्स के। और ये मोनोसेक्राइड्स ही असल में क्या है, ये यूनिट है। कार्बोहाइड्रेट जो कि बड़ी सी चेन है मॉलिक्यूल्स की, इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, सारे एक जैसे हैं, तो एग्जैक्टली ये यूनिट है। ठीक है, और ये सब के सब जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, इनका नाम क्या है, मोनोसेक्राइड्स। और ये
कितनी कैटेगरी के हैं ये मोनोसैकेराइड्स, इसके ऊपर आगे वीडियो बनेगी। इसमें ग्लूकोज भी आ जाता है, आपका फ्रैक्टोज भी आ जाता है, ग्लूकोज को आप समझ लें, ठीक है भाई। प्रोटीन जो है इसके जो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, इसकी लंबी लंबी सी चेन के जो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनको कहा जाता है अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, ठीक है भाई। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जुड़ेंगे 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 जुड़ेंगे, लंबी सी चेन बन जाएगी प्रोटीन की, ठीक है। इसी तरह लिपिड्स जो हैं इसके अंदर थोड़ा सा चेंज मामला है। इसमें फैटी एसिड 3 फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल, यानी कि इसमें एक मॉलिक्यूल नहीं है जी। जिस तरह कार्बोहाइड्रेट के अंदर एक ही मॉलिक्यूल था मोनोसैकेराइड, प्रोटीन के अंदर एक ही मॉलिक्यूल था अमाइनो एसिड, लिपिड्स के अंदर एक मॉलिक्यूल नहीं है। लिपिड्स के अंदर जो यूनिट बनता है ना वो 4 मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन है। लिपिड्स की जो बड़ी सी चेन है ना, ये क्या है, इसके अंदर आपको हर स्टेप पर इस तरह से ये चेन ऐसे होती है ना, यूं 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 यूं, तो ये लिपिड्स की चेन अगर है तो उसके अंदर ये जो आपको लिंक नज़र आ रहा है एक, ये एक नहीं है, असल में ये 4 मॉलिक्यूल्स का मजमूआ है। ये जो पैकेट है, ये जो लिंक है, ये 4 मॉलिक्यूल्स का मजमूआ है। कौन से 4 मॉलिक्यूल्स हैं, ये रहे। 3 जो है फैटी एसिड के मॉलिक्यूल होंगे और एक जो है वो ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होगा। इस वाले लिंक के अंदर भी यही होगा, 3 फैटी एसिड 1 ग्लिसरॉल, 3 फैटी एसिड 1 ग्लिसरॉल, 3 फैटी एसिड 1 ग्लिसरॉल। तो इस तरह से ये यहाँ पर लिपिड्स का यूनिट क्या है, ग्रुप ऑफ 3 फैटी एसिड 1 ग्लिसरॉल। प्रोटीन का यूनिट क्या है, अमाइनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट का यूनिट क्या है, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड जो है वो 2-3 किस्मों के होते हैं, इसमें ग्लूकोज भी होता है और भी हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ एक मैंने इंट्रोडक्शन दिया था अभी, ताकि आपको क्लियरली बता दूं कि आगे जो है वो हम इस बायोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर करने क्या जा रहे हैं। मैंने आपको बता दिया, बायोमोलिक्यूल्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो बुनियादी तौर पर 3 कैटेगरी के हैं। किस तरह के होते हैं ये, पॉलीमर्स होते हैं, लंबी लंबी चेन्स होती हैं, और उनके अंदर यूनिट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि हर लंबी चेन के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो लगे हुए हैं वो सब के सब एक ही जैसे हैं। जैसे बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स जो हैं वो एक ही जैसे हैं, वो जुड़ेंगे आपस में, लंबी सी चेन कार्बोहाइड्रेट की बनेगी। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जो एक ही जैसे हैं वो जुड़ेंगे और लंबी सी चेन बनेगी प्रोटीन की। और बहुत सारे, यहाँ थोड़ा सा मुश्किल है, इसको ग्रुप कहना मुनासिब होगा, 3 फैटी एसिड्स और 1 ग्लिसरॉल का जो एक ग्रुप है, इसी तरह के बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं वो जुड़ेंगे आपस में, लंबी सी चेन बनेगी लिपिड्स की। तो इन्हीं को हम आगे जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। अगली वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह किसको डिस्कस करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स को। ये आपके पेज नंबर 217 के ऊपर है, ठीक है। यहाँ से ये चैप्टर नंबर 10 शुरू हो रहा है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगले पार्ट के अंदर ओवरव्यू, जो हमेशा मैं पार्ट 1 के अंदर देता हूँ, मैं ओवरव्यू दे चुका कि हम क्या करने जा रहे हैं, इसके अंदर सेंट्रल आइडिया इस चैप्टर का है क्या, ठीक है भैया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।